तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि ईद की नमाज पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। ईद की नमाज नहीं होगी सामूहिक रूप से। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान मोदी सरकार ने कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने 29 IPS का किया तबादला। कूच बिहार के एसपी को किया सस्पेंड, बताया भाजपा समर्थक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। पंजाब के किसान 8 मई को लॉकडाउन का करेंगे विरोध, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। पेंगोल झील के पास चीन ने रात में फिर से तैनात की सेना। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, भारत पर हमले की तैयारी में चीन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में भाजपा को लगा बड़ा झटका। असम में जीतकर भी हार गई भाजपा के 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा, बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विदेशी सहायता को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहां गई विदेशी सहायता, मोदी अमित शाह बताएं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से योगी और मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। भाजपा के एक और बड़े नेता की कोरोना वायरस से यूपी में मौत। तो बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईद की नमाज पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। मुस्लिम संगठन बोले सामूहिक नमाज नहीं होगी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में बढ़ते कोरोना महामारी के बीच केंद्र की मोदी सरकार और मुस्लिम संगठनों ने आज ईद की नमाज और रमजान के आखिरी जुमे की नमाज को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रमजान के आखिरी जुमे की नमाज किसी भी कीमत पर मस्जिद में सामूहिक रूप से नहीं की जाएगी और इस पर रोक लगा दिया है। सिर्फ मस्जिद में 5 लोग ही जो है रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा कर सकेंगे। भाई आपको बता दें कि रमजान के आखिरी जुमे के बाद अब ईद की नमाज को लेकर भी मोदी सरकार और मुस्लिम संगठनों ने पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जमाते इस्लामी हिंद की सरिया काउंसिल ने आज ऐलान किया है कि ईद पर किसी भी कीमत पर सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, यानी ईदगाह में किसी भी कीमत पर ईद की नमाज नहीं होगी और घरों में ही मुसलमान ईद की नमाज पढ़ें। ये ऐलान जमाते इस्लामी हिंद ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर यह फैसला जमात ने लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईद की नमाज भी जो है सामूहिक रूप से नहीं पढ़ी जाएगी, यानी घर में ही ईद की नमाज को अदा किया जाएगा। मोदी सरकार ने भी यही ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी आई एक्शन में। 29 IPS का किया तबादला, कूच बिहार के एसपी को किया सस्पेंड। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ घंटे के अंदर ही ममता बनर्जी ने बुधवार को 29 शीर्ष पुलिस अधिकारियों का तबादला बंगाल में कर दिया है। इनमें से अधिकतर को विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने तैनात किया था। वहीं आपको बता दें कि TMC सुप्रीमो ने निर्वाचन आयोग की तरफ से हटाए गए अपने विश्वस्त अधिकारियों को दोबारा से तैनात करते हुए कूच बिहार के पुलिस अधीक्षक देसासीन धर को निलंबित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कूच बिहार के शीतलकुची क्षेत्र में ही 10 अप्रैल को एक मतदान बूथ पर हमला रोकने के लिए CISF जवानों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसी घटना की CBI जो है ममता बनर्जी ने जांच की मांग की थी, लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री फिर से बंगाल की बन गई, इसलिए ममता बनर्जी ने 29 IPS अधिकारियों का तबादला बंगाल में कर दिया और कूच बिहार के एसपी को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जो कूच बिहार में एसपी को तैनात किया है वह भाजपा का समर्थक है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एक्शन में ममता बनर्जी आ गई हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। पंजाब के किसान 8 मई को लॉकडाउन का करेंगे पूरे देश में विरोध, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पिछले लगभग 4-5 महीने से किसान संगठन मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि 32 किसान संगठनों ने सिंगू बॉर्डर पर कल बैठक की, जिसमें किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि 8 मई को पंजाब भर में किसान, मजदूर, दुकानदार बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर लॉकडाउन का विरोध करेंगे। इस बैठक में सभी किसान संगठनों ने राज्य स्तर के मुख्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि बैठक में कहा गया है कि जिस तरह से मोदी सरकार
सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में असफल रही है और ऑक्सीजन, दवाई और बेड की कमी के कारण कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। इसलिए मोदी सरकार का हम विरोध करेंगे और भाजपा के खिलाफ पूरे पंजाब में 8 मई को विरोध करेंगे और लॉकडाउन का विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने अब लॉकडाउन का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, पेंगोल झील के पास चीन ने फिर से तैनात की सेना, भारत पर हमले की तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल से लगातार चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ है और स्थिति कई बार ऐसी हुई कि भारत के 21 सैनिक भी चीन ने मार गिराए थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जहां एक तरफ भारत कोरोना संकट से हाल बेहाल हुआ पड़ा है, तो चीन ने एक बार फिर से भारत पर हमला करने की तैयारी कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज खबर मिली है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोल झील के पास एक बार फिर से अपनी सेना को तैनात कर दिया है। एक साल पहले जहां चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, वहां चीन दोबारा से सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुट गया है। इसके साथ ही चीनी सैनिकों ने एलएसी के इलाके में अपनी गश्त भी बढ़ा दी है, जिसका सीधा मतलब है कि चीन भारत पर हमला करना चाहता है और चीन किसी भी कीमत पर भारत की जमीन छीनना चाहता है। और मोदी अमित शाह की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेंगोल झील के पास चीन ने फिर से सेना को तैनात कर दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में भाजपा को लगा बड़ा झटका। असम में जीत के बाद भाजपा विधायकों में पड़ी फूट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असम में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है, लेकिन अब पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर खींचतानी चल रही है और भाजपा के विधायक 2 खेमों में बट गए, जिसके बाद अब असम में जीत कर भी भाजपा हारती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा की असम में सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 126 सदस्यीय विधानसभा वाले चुनाव में 75 सीटों के साथ बहुमत पार सीटें हासिल की, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये तय नहीं हो पाया है। गठबंधन में अकेले भाजपा को 33% मत पाकर 60 सीटें मिली हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब भाजपा के विधायक 2 धड़ों में बट गए हैं और भाजपा विधायक जो है मुख्यमंत्री को नहीं बनाना चाहते हैं, नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक 2 धड़ों में बट गए हैं। एक धड़ा मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब असम में जीत कर भी भाजपा हारती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विदेशी मदद को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए विदेशों से मिल रही सहायता के वितरण में पारदर्शिता को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए बुधवार को बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये मदद कहां जा रही है, इस बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत ने विदेशों से कितना मदद प्राप्त किया है, कहां वह सहायता है, इस मदद का लाभ किन लोगों को मिल रहा है, राज्य को उसका आवंटन कैसे किया जा रहा है। इस काम में पारदर्शिता लानी चाहिए और मोदी सरकार को बताना चाहिए कि विदेशों से कितनी वैक्सीन, कितनी ऑक्सीजन मिली है और ये कहां पर गई है। तो राहुल गांधी ने ये बड़े सवाल मोदी सरकार पर उठाए हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया विवादित बयान, ममता बनर्जी पर बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी को तागड़ा बताया है। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। दरअसल आपको बता दें कि इसी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि संतों और वीरों की भूमि पर तागड़ा का शासन हो गया है और अब राम बनना ही होगा। जय श्री राम। यानी ममता बनर्जी को राम विरोधी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बताया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में लॉकडाउन के दौरान नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी की रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने राज्य में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन बिहार में लगाया गया है। लॉकडाउन का अनुपालन सही से हो, इसके लिए पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। इस दौरान पुलिस बल की कमी ना हो, इसलिए नीतीश सरकार ने बिहार पुलिस के सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब कोई भी बिहार में छुट्टी पर पुलिसकर्मी नहीं जाएगा, सभी को ड्यूटी पर लॉकडाउन के दौरान रहना होगा। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के एक और बड़े नेता की कोरोना से मौत। जी दोस्तों,
आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के सह संगठन महामंत्री भवानी सिंह का बुधवार को कोरोना वायरस से निधन हो गया है। वह 54 वर्ष के थे। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि भवानी सिंह पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर सीने में संक्रमण कोरोना का बढ़ने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सोमवार को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाएगा, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को आज फिर से उत्तर प्रदेश में कोरोना से बड़ा झटका लग गया है। लगातार भाजपा नेताओं की कोरोना से यूपी में मौत हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में ममता बनर्जी के मुरीद हुए गुलाम नबी आजाद ममता बनर्जी को बताया पूरब की शेरनी। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को पूरब की शेरनी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि ट्वीट के जरिए राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता ने कहा है कि वह वास्तव में पूरब की शेरनी है। ममता के लिए लड़ाई और सभी बाधाओं के बावजूद भारी जीत के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है, इससे सभी हैचक में है। भाजपा के तो होश उड़े हुए हैं कि आखिरकार इतनी सीटें ममता बनर्जी कैसे लेकर आईं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश भाजपा छुपा रही है कोरोना के मरीजों के आंकड़े, कांग्रेस ने लगाए आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कोविड संक्रमण को लेकर भाजपा की शिवराज सरकार पर मध्य प्रदेश में गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के वास्तविक आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के वास्तविक आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन अब वास्तविकता सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन की कमी पर भी जो है शिवराज पर निशाना कमलनाथ ने साधा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना का खतरा देख चुनाव आयोग ने रद्द की कई राज्यों की खाली सीटों पर उपचुनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए कई राज्य में खाली हुई लोकसभा विधानसभा सीटों के उपचुनाव को आज टाल दिया है। आयोग माहौल सामान्य होने पर इन सीटों पर चुनाव कराएगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को चुनाव टालने के संबंध में बयान भी जारी किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव टालने का निर्णय लिया गया है। आयोग के मुताबिक दादर एवं नागर हवेली मध्य प्रदेश में, खंडवा हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जबकि हरियाणा में एलनाबाद, कालका, राजस्थान में बल्लभनगर, कर्नाटक में सिंगुड़ी, मेघालय राजबार में उपचुनाव होना है। इन्हीं सभी सीटों पर उपचुनाव कराने से चुनाव आयोग पीछे हट गया है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है।